प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। हमने एक नई यूनिट स्टार्ट की थी, उसका नाम था पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पहले हमने ऑक्सी एसिड वाला जो टॉपिक था वो डिस्कस किया था। संरचना, उनके अणुसूत्र, क्षारकता, अम्लीय सामर्थ्य, वो सारी बातें हमने देखी। और उसके बाद दो मुख्य ऑक्सी अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, इनका डिटेल डिस्कशन हमने किया। अब हम जो 12th NCERT में पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जिसमें ग्रुप 15, 16, 17 और 18 है, 4 ग्रुप हैं, उनके जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स का पहले जनरल डिस्कशन करेंगे, जिसमें हमें कौन कौन से वो एलिमेंट हैं, उस फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उनका नाम क्या है, उनके प्रतीक क्या है, परमाणु क्रमांक क्या है। इसके अलावा उनकी नेचर में अवेलेबिलिटी क्या है, उपलब्धता क्या है, इसके बारे में जानकारी लेनी है। इसके अलावा उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो हम इस लेक्चर में सीखेंगे उन सब का। और उनकी मैक्सिमम कोवेलेंसी यानी अधिकतम सहसंयोजकता। कोवेलेंसी का मतलब सहसंयोजकता, तो उनकी अधिकतम सहसंयोजकता क्या हो सकती है, ये बातें हम इस लेक्चर में सीखनी है। तो मैं चारों ग्रुप का 1 by 1 स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे, वो करेंगे नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली से रिलेटेड डिस्कशन हमें यहाँ करना है। नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं वो आप देख लीजिए। सबसे पहले नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप 15, जो ग्रुप है 15, उसके एलिमेंट्स को हम बोलते हैं। 15वें समूह में कौन कौन से एलिमेंट है, पहले तो उनका परिचय कीजिए। समूह में एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। और उसके बाद एक जो नवीनतम तत्व जो कि रेडियोधर्मी है, जिसको खोजा गया है, वो है जिसका प्रतीक Mc है, और इसको कहा जाता है मॉस्कोवियम। ये जो है इसका नाम होगा मॉस्कोवियम। ये मॉस्कोवियम है, नवीनतम खोजा गया ये तत्व है, जो कि रेडियोधर्मी भी है। यहाँ नाइट्रोजन है, ये फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मिथ है और मॉस्कोवियम है। परमाणु क्रमांक की बात करें तो नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7 पर है, फास्फोरस परमाणु क्रमांक 15 पर है, आर्सेनिक परमाणु क्रमांक 33 पर है, एंटीमनी परमाणु क्रमांक 51 पर है, बिस्मिथ परमाणु क्रमांक 83 पर है और मॉस्कोवियम परमाणु क्रमांक 115 पर है। तो 115 नंबर का जो तत्व है उसका नाम है मॉस्कोवियम। अब ये जो भी तत्व हैं, उन तत्वों के बारे में पहले भी आपको बताया हुआ है। परमाणु क्रमांक 83 के बाद के जितने भी तत्व हैं वो सारे के सारे रेडियोधर्मी हैं। और उनमें भी जो परमाणु क्रमांक 92 यानी यूरेनियम के बाद के हैं, किसके बाद के, यूरेनियम के बाद के, वो तो ऐसे रेडियो एक्टिव हैं जो प्रकृति में भी नहीं हैं, उन्हें केवल प्रयोगशाला में ही बनाया गया है। कृत्रिम रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं 92 यानी यूरेनियम के बाद के तत्व, जिन्हें बोला जाता है परायूरेनिक तत्व। तो ये एक परायूरेनिक तत्व है मॉस्कोवियम। कौन सा, मॉस्कोवियम। ये परायूरेनिक तत्वों में काउंट होने वाला है। रेडियोधर्मी है, प्रकृति में उपलब्ध नहीं है, केवल प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया। तो इसके ज़्यादा यौगिक ज्ञात नहीं है, खुद ही ज्ञात होंगे इसके। तो इसके ज़्यादा गुणधर्मों का अभी तक जो है वो डिस्कशन नहीं हो पाया है, इसके गुणधर्मों की ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो हम भी आगे जब भी डिस्कस करेंगे तो इस एलिमेंट के बारे में ज़्यादा डिस्कशन हम नहीं करने वाले। अब ये तो इन तत्वों का एक जनरल जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए था कि कौन कौन से तत्व ग्रुप 15 में उपस्थित है। इनमें जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, नीचे जाने पर परमाणु का आकार बड़ा होता है, जिससे उसमें धात्विक गुण आते जाते हैं। तो ये वाले तत्व जो नीचे वाले, ये धात्विक गुण हैं, गुण वाले तत्व है। और ऊपर जो भी तत्व होते हैं उनमें अधातु के गुण ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ आप चेक कर लीजिएगा, नाइट्रोजन और फास्फोरस लिख लीजिए इस बात को। नाइट्रोजन और फास्फोरस इसमें केवल अधातु के गुणधर्म हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या है, नाइट्रोजन और फास्फोरस तो अधातु है, ठीक है। उसके बाद में
आर्सेनिक और एंटीमनी, इसमें अधातु के गुण तो थे ही, थोड़े से धातु के गुण आना भी चालू हो गए। और धातु के गुण आना चालू हो गए तो इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होने के कारण ये उपधातु होते हैं। तो आर्सेनिक और एंटीमनी ग्रुप 15 वाले उपधातु वाले तत्व हैं, उपधातु हैं ये। और बिस्मिथ में धात्विक गुण ज़्यादा होंगे। मॉस्कोवियम ये भी खोजा नहीं गया है, वरना इसमें इससे भी ज़्यादा धात्विक गुण होते। तो एकमात्र जो धात्विक जो ज्ञात है वो बिस्मिथ है। तो इनमें कैसे करैक्टर हैं, इनमें धात्विक गुणधर्म हैं। तो एक मेटेलिक करैक्टर वाले कौन से हैं, नॉन मेटेलिक कौन से हैं और मेटेलॉइड्स कौन से हैं, उपधातु कौन से हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन इसका भी आ जाता है कई बार। अब बात करेंगे इनकी प्रकृति में उपलब्धता की। 1 बाय 1 हम इनकी बातें यहाँ करना चालू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूँ नाइट्रोजन से। देखिए, उपलब्धता की बात करेंगे तो नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो प्रकृति में दोनों रूपों में उपलब्ध है। यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में भी है और संयुक्त अवस्था में भी है। नाइट्रोजन प्रकृति में मुक्त अवस्था में भी है, नाइट्रोजन प्रकृति में संयुक्त अवस्था में भी है। मुक्त अवस्था की बात करेंगे तो ये वायुमंडल में है। मुक्त का मतलब किसी के साथ क्रिया करके यौगिक नहीं बनाया। तो नाइट्रोजन मोस्टली क्रिया नहीं करता और ये वायु में, वायुमंडल की हम बात करें तो वायु में ये है। और वायु में नाइट्रोजन आयतन के अनुसार 78% है। किसके अनुसार, आयतन के। यानी अगर आप 100 लीटर वायु लेते हो, लीटर में, ग्राम में नहीं, 100 लीटर अगर वायु लेते हो तो उसमें 78 लीटर नाइट्रोजन है। 100 ग्राम वायु लेते हो तो उसमें 78 ग्राम नाइट्रोजन हो, ये जरूरी नहीं है और जरूरी क्या होती भी नहीं है। आयतन अनुसार। संयुक्त अवस्था की जब बात करते हो तो नाइट्रोजन 2 मुख्य अयस्कों में संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसका पहला जो अयस्क है वो है चीली साल्टपीटर। ये जो अयस्क है इनके सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे। तो एक जो अयस्क है वो है चीली साल्टपीटर। और ये जो चीली साल्टपीटर है, इस चीली साल्टपीटर का फॉर्मूला सोडियम नाइट्रेट है। सोडियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन है। तो चीली साल्टपीटर एक तो ये होगा, और दूसरा इंडियन साल्टपीटर। 2 साल्टपीटर होते हैं, कई बार सीधे इनके फॉर्मूले ही एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एक है इंडियन साल्टपीटर। तो 2 साल्टपीटर हमारे पास हो गए, एक चिली साल्टपीटर हो गया, एक इंडियन साल्टपीटर हो गया। इंडियन साल्टपीटर का फॉर्मूला पोटेशियम नाइट्रेट। एक तो है इंडियन साल्टपीटर और एक है चिली साल्टपीटर। दोनों के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। एक एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए वो मैं यहाँ आपको दे देता हूँ। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जो चिली साल्टपीटर है, इस चिली साल्टपीटर में यानी सोडियम नाइट्रेट में सोडियम आयोडेट की अशुद्धि पाई जाती है, NaIO3। ये होता है सोडियम आयोडेट। इस सोडियम आयोडेट की इसमें क्या पाई जाती है, इस सोडियम आयोडेट की इसमें इम्प्योरिटी या शुद्धि पाई जाती है। लगभग ये 0.5% के आसपास सोडियम आयोडेट इस चिली साल्टपीटर में मिलता है। और ये सोडियम आयोडेट आयोडीन का स्रोत है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है चिली साल्टपीटर में आयोडीन किस रूप में होता है। तो आयोडीन यहाँ हमें आयोडेट के रूप में मिलता है। किसके रूप में मिलता है, यहाँ आयोडेट के रूप में मिलता है। आयोडीन आयोडेट के रूप में सोडियम आयोडेट लवण बना करके चिली साल्टपीटर में अशुद्धि के रूप में वहाँ उपस्थित होता है। तो ये भी आपके हेलोजन वाले जब टॉपिक चालू होगा तो वहाँ ये आएगा। तो उसको मैंने यहाँ पर ब्रीफली बता दिया है। तो नाइट्रोजन से रिलेटेड मामला क्लियर हो गया। उपलब्धता की बातें चल रही है ये। उसके बाद में हम बात करते हैं फॉस्फोरस से रिलेटेड मैटर। फॉस्फोरस वाले मामले में आप देखिए, फॉस्फोरस जो है ये प्रकृति में मुख्यतः संयुक्त अवस्था में ही पाया जाता है। कौन सी अवस्था में पाया जाता है, मुख्यतः ये फॉस्फोरस संयुक्त अवस्था में होगा। और संयुक्त अवस्था में भी ये मेन जो अयस्क बनाता है वो मेन अयस्क किसके होते हैं,
एपेटाइट वर्ग के खनिज, मुख्यतः ये एपेटाइट वर्ग के खनिज इसके रूप में ये पाया जाता है। अब आप देखिए एपेटाइट वर्ग के जो खनिज हैं वो कौन से होते हैं। सीधा फॉर्मूला कई बार एपेटाइट का पूछ लिया जाता है। तो एपेटाइट वर्ग से हमारा मतलब होता है कि ऐसे कठोर पदार्थ जिसमें कैल्शियम फॉस्फेट के 3 अणु और 1 अणु CaX2 का हो। इस संगठन वाले जो खनिज होते हैं उन्हें एपेटाइट कहा जाता है, जिसमें कैल्शियम फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स हो और एक CaX2 का हो। यहाँ ये जो X है, ये X क्या हो सकता है उसकी चर्चा कीजिए। X एकल संयोजी या तो फ्लोराइड हो सकता है या क्लोराइड हो सकता है या फिर हाइड्रोक्साइड हो सकता है, इसके अलावा नहीं। X की जगह आप F लिख सकते हैं, Cl या OH। अगर X की जगह मैं F लिख दूंगा तो ये फ्लोर एपेटाइट हो जाएगा। अगर Cl लिख दिया जाएगा तो ये क्लोर एपेटाइट हो जाएगा। OH लिख दिया जाएगा तो ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट हो जाएगा। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट एपेटाइट है वो F लिखने से आएगा, जिसे हम बोलेंगे फ्लोर एपेटाइट। तो फ्लोर एपेटाइट एक इंपॉर्टेंट एपेटाइट है। उसका फॉर्मूला होगा 3Ca3 एंड PO4 इसका होल ट्वाइस डॉट CaF2। ये जो बन गया है ये एपेटाइट में एक स्पेशल एपेटाइट हो गया है और इसे बोला जाएगा फ्लोर एपेटाइट। कौन सा एपेटाइट हो गया ये हो गया आपके पास फ्लोर एपेटाइट। और ये जो फ्लोर एपेटाइट है ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कठोर पदार्थ बनाता है और सबसे कठोर भाग है वो है दांतों के ऊपर का आवरण, जिसे इनेमल कहा जाता है। और ये जो इनेमल बनता है वो भी फ्लोर एपेटाइट से बनता है। तो फ्लोर एपेटाइट मानव शरीर के कठोरतम भाग इनेमल का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। इनेमल में के निर्माण में ये प्रयुक्त होता है। तो ये तो हो गया फ्लोरीन का जो अयस्क है एपेटाइट वर्ग के खनिजों में ये मिलता है, उससे रिलेटेड जानकारी। इसके अलावा भी फॉस्फोरस हमें देखने को मिल सकता है और ये फॉस्फोरस हमें देखने को मिल सकता है फॉस्फोप्रोटीन, यानी ये प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है। और प्रोटीन के साथ जुड़ने पर ये जो फॉस्फोप्रोटीन बनाता है, ये फॉस्फोप्रोटीन आपको दूध में या अंडे में मिलेगा। तो दूध और अंडा फॉस्फोप्रोटीन का सोर्स है। इसके अलावा फॉस्फोरस फॉस्फेट वर्ग की जो चट्टानें बनती है, फॉस्फेट चट्टानें बोलते हैं, वहाँ भी आपको फॉस्फोरस मिल सकता है। इसके अलावा फॉस्फोरस अस्थियों में यानी बोन्स में, हड्डियों में आपको देखने को मिल सकता है। हड्डियों में भी आपके फॉस्फोरस मिलेगा। इसके अलावा ये जो फॉस्फोरस है ये लिविंग सेल्स जो भी होती है उसके अंदर जो कोशिका द्रव्य है वहाँ पर भी कुछ अंश इसका हमें देखने को मिलता है। ये फॉस्फोरस के महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके बाद में हम बात करते हैं आर्सेनिक और एंटीमनी। इनकी उपलब्धता प्रकृति में बहुत कम है और ये भूपर्पटी में नीचे दबे हुए हैं सल्फाइड अयस्कों के रूप में, यानी ये सल्फर से क्रिया करके सल्फाइड बना लेते हैं और भूमि के नीचे के जो भूमि के नीचे की जो परतें हैं, नीचे वाली परतें, उन परतों के अंदर सल्फाइड अयस्क के रूप में दबे हुए हमें मिलते हैं। यही बिस्मित का हाल है। रही बात मॉस्कोवियम, तो ये प्रकृति में मिलता ही नहीं, में संश्लेषित किया गया है। तो ये बात आपके अच्छे से क्लियर हो गई होगी अब कि नाइट्रोजन फैमिली में जो एलिमेंट्स है वो कौन से हैं और उनकी उपलब्धता क्या है। अब आपको बात करनी है इस नाइट्रोजन फैमिली के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो नाइट्रोजन फैमिली का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या है कि बाह्यतम कोश, इनके बाह्यतम कोश के एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ में आ गई कहानी? एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाह्यतम कोश के पी में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो इनका बाह्यतम कोश है उसके एस में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और पी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इनके 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अगर केवल 15वें वर्ग का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछे तो हम बताएंगे कि NH2 NP3 है। लेकिन अगर नाइट्रोजन का पूछते हैं हमें
तो नाइट्रोजन में बाह्यतम कोष के लिए n का मान हमें पता होना चाहिए, और नाइट्रोजन दूसरे आवर्त में आता है तो n का मान हो जाएगा 2। तो इसका पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, गैस हम पहले लिखेंगे हीलियम एंड देन 2s2 एंड 2p3। ये हमारे लिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अगर फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता तो हम लिखते यहाँ हीलियम की जगह नियोन गैस आ जाती, और ये n की वैल्यू जो थी वो 3 हो जाती, 3s2 एंड 3p3। समझ में आ रही कहानी? ऐसे ही डी में इलेक्ट्रॉन नहीं होते बाह्यतम कोष में। आर्सेनिक की बात करेंगे तो इसके पहले आर्गन गैस होगी, उत्कृष्ट गैस। ये 33 नंबर पर है, तो उससे पहले जो 20 नंबर पर गैस आएगी वो कौन सी होगी? वो सॉरी 18 पर जो गैस होगी वो कौन सी होगी? आर्गन होगी। आर्गन के बाद में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 3d10, क्योंकि डी में भी तो इलेक्ट्रॉन भर चुके होंगे उससे पहले, 3d10 एंड देन 4s2 एंड 4p3। बाह्यतम कोष का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो वही रहेगा, 4s2 4p3, इसका 3s2 3p3, इसका 2s2 2p3। ऐसे आगे हम चलते चलें। एंटीमनी की हम बात करें तो एंटीमनी के लिए क्रिप्टॉन यहाँ होगी जो 36 नंबर पर यहाँ आ रही है, और अपना जो एलिमेंट एंटीमनी वो 51 नंबर पर है। तो इससे पहले के जो एलिमेंट्स आएंगे वो एलिमेंट्स कौन से, उसका सॉरी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4d10 5s2 एंड 5p3। तो यहाँ क्या होता है, इससे पहले कुछ डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी से पहले कुछ डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जाते हैं। बिस्मिथ की आप बात करोगे तो बिस्मिथ से पहले जिनॉन, कौन सी गैस होगी? जिनॉन। ओके, अब जिनॉन 54 पर है, बिस्मिथ 83 नंबर पर है। तो अब इनमें क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन डी में और कुछ एफ में भी फिल होंगे, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स भी आएंगे। तो 4f14 डी में 10 हो जाएंगे, और फिर आएगा 6s2 एंड 6p3। यानी बिस्मिथ में इलेक्ट्रॉन जब बढ़ते हैं तो उससे पहले डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, बिस्मिथ के जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है उससे पहले डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है वो भी आ जाते हैं। ऐसे ही मॉस्कोवियम के लिए आपसे पूछ ले तो फिर इसके लिए रेडॉन जो 86 नंबर पर है और ये 115 पर है, तो बाकी का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसमें एफ में भी इलेक्ट्रॉन आएंगे 5f14, डी में भी इलेक्ट्रॉन आएंगे 6d10, और संयोजी कोष का रहेगा वो हमारा 7s2 एंड 7p3 रहेगा। 7 क्यों लिखा? क्योंकि ये 7वें आवर्त में है। 6 क्यों लिखा? क्योंकि ये 6वें में है संयोजी कोष। ये 5वें आवर्त के थे तो 5 लिख दिया। तो इस तरीके से आप इन तत्वों के संयोजी कोष का ये तो टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। केवल संयोजी कोष का पूछा जाए तो केवल संयोजी कोष का पूछने पर इसका ये लिखना है, इसका चौथे कोष का, इसका 5वें कोष का, इसका 6वें कोष का और इसका 7वें कोष का। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि 15वें ग्रुप में जो रेडियोधर्मी तत्व है उस रेडियोधर्मी तत्व के संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये बताएंगे। 15वें वर्ग में जो धातु तत्व है उस धातु तत्व के बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो ये बताएंगे हम। तो इस तरीके से आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को लिख सकते हो। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये उपकोष के अकॉर्डिंग है। अगर इसे कक्षक के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो ऐसा होगा, किसी भी तत्व के बाह्यतम कोष के एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, देख लो किसी के भी देख लो, और पी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। डी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो एक कक्षक एस का भरा हुआ रहता है, 3 कक्षक पी के भरे हुए रहते हैं, डी का एक भी कक्षक भरा हुआ नहीं होता, वो हमेशा खाली होता है। अब हमें यहाँ जो चर्चा करनी है वो करनी है मैक्सिमम कोवैलेंस यानी अधिकतम सह संयोजकता। तो पहले तो प्रश्न उठता है कि सह संयोजकता क्या होती है। तो पहले तो आप ये नोट कर लें कि सह संयोजकता किसे कहते हैं। तो सह संयोजकता क्या होती है, कोई भी तत्व, एक तत्व अधिकतम कितने या वो किसी अणु में कितने सह संयोजी बंध बना रहा है। किसी अणु में किसी तत्व के द्वारा बनाए गए सह संयोजी बंधों की जो संख्या है उस सह संयोजी बंधों की संख्या को ही सह संयोजकता कहते हैं, कोवैलेंसी कहते हैं। ओके,
अब सहसंयोजकता का मतलब है सहसंयोजी बंधों की संख्या, और सहसंयोजी जो बंध बनते हैं वो बंध बनते हैं कक्षकों के अतिव्यापन से। तो कोई परमाणु कितने सहसंयोजी बंध बना सकता है, ये निर्भर करता है कि उसके पास कितने कक्षक। इलेक्ट्रॉनों से सहसंयोजक बंध नहीं, इलेक्ट्रॉनों के आधार पर निर्धारित नहीं होते। बाह्यतम कोश में कितनी इलेक्ट्रॉन है, इसके आधार पर सहसंयोजकता निर्धारित नहीं होती है। उसके बाह्यतम कोश में कितने कक्षक हैं जो कि अतिव्यापन कर सकते हैं, उससे सहसंयोजकता निर्धारित होती है। तो सहसंयोजकता का मतलब होता है एक तत्व कितने सहसंयोजी बंध बना रहा है जब वो अणु बना रहा है तो, और वो कितने सहसंयोजक बंध बना सकता है ज्यादा से ज्यादा, ये निर्भर करता है कि उसके बाह्यतम कोश में कक्षक कितने हैं। अगर एक कक्षक है तो ज्यादा से ज्यादा एक सहसंयोजकता हो सकती है, 4 है तो 4 हो सकती है, 5 है तो 5 हो सकती है। तो हम यह बात करें अधिकतम सहसंयोजकता की। अधिकतम सहसंयोजकता का मतलब होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा कितने सहसंयोजक बंध बना सकता है। नाइट्रोजन की बात कीजिए, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में एक कक्षक तो होता है S का, इलेक्ट्रॉन मत गिनो, एक होता और 3 होते हैं P कक्षक। 3 क्या होते हैं? P कक्षक। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 2D का अभाव होता है। 2D का क्या होता है? अभाव होता है। तो D कक्षक नहीं होते, केवल S और P कक्षक होते हैं। तो टोटल कितने कक्षक हो गए? 4। इसका मतलब नाइट्रोजन की अधिकतम सहसंयोजकता केवल 4 होती है। इस बात को आप कभी भूल मत जाना, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नाइट्रोजन की जो अधिकतम सहसंयोजकता है वो अधिकतम सहसंयोजकता कितनी हो सकती है? तो नाइट्रोजन की अधिकतम सहसंयोजकता हो सकती है केवल 4, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में केवल 4 कक्षक हैं, एक S कक्षक है और 3 P कक्षक है। इलेक्ट्रॉन मत गिन लेना, अंदर वाले कक्षक गिनने हैं। तो इसमें केवल 4 कक्षक है, एक S कक्षक है, 3 P कक्षक है, D कक्षक उपलब्ध नहीं है। नाइट्रोजन के बाह्यतम नहीं होते, इसलिए इसकी अधिकतम सहसंयोजकता केवल 4 होती है। अगर आपसे कोई ये कहे कि NH3 हो सकता है क्या, तो हो सकता है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि NCl5 हो सकता है क्या, तो मना कर देंगे, क्योंकि नाइट्रोजन 5 सहसंयोजक बंध कभी भी नहीं बना सकता। और क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि बाह्यतम कोश में D कक्षक इसमें अनुपलब्ध है। लेकिन अगर आप बाकी के देखेंगे, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इन सब में Db है, हो चाहे इसे खाली, इसका 3D खाली पड़ा है, इसका 4D खाली पड़ा है। तो बाह्यतम कोश में सबके D हैं, और वो जो D हैं वो सारे के सारे D क्या हैं? खाली है। तो इनके बाह्यतम कोश में D उपलब्ध है, और अगर D उपलब्ध है तो सहसंयोजक बंध बनाने के लिए S और P के बाद में D कक्षक को भी काम में ले सकते हैं, और D सकते हैं, तो इनकी अधिकतम सहसंयोजकता 4 से ज्यादा हो सकती है। अब कितनी हो सकती है? अगर एक ही D लेंगे तो 4 और 1 5, 2 लेंगे तो 4 और 2 6, 3 लेंगे तो 4 और 2 7। लेकिन ज्यादा से ज्यादा इनकी भी 6 ही होती है। 6 ही क्यों होती है? ये तो आप क्लियर कर लीजिए कि बाकी सबकी अधिकतम सहसंयोजकता, इनके लिए जो अधिकतम सहसंयोजकता है वो 4 से अधिक होती है, 4 से ज्यादा संभव है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा 6 ही हो पाती है। उसका कारण क्या है? जैसे फास्फोरस की बात करूं, फास्फोरस के चारों ओर अगर 3 फ्लोरीन आकर के बैठते हैं तो फास्फोरस 3 बंध बना लेगा। फास्फोरस तो S, P, D कक्षकों को काम में लेकर के बहुत सारे बंध बना सकता है, तो PF3 हो जाएगा। अगर ये अपने चारों ओर 5 फ्लोरीन बिठाता है, तो 5 फ्लोरीन बिठाता है तो PF5 भी बन जाएगा। बिठाता है तो उसमें दिक्कत क्या आने वाली है? 5 इलेक्ट्रॉन थे तो 5 कक्षक तो एक एक इलेक्ट्रॉन का अतिव्यापन करके एक एक कक्षक जो था वो PF5 तो बना देगा, लेकिन अब जो F आएगा उस सेट के लिए रिक्त कक्षक रहेगा। देखिए होता क्या है, इस कक्षक को अतिव्यापन करके बंध बनाना है तो इस एक इलेक्ट्रॉन को यहां भेजना पड़ेगा। उस कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन रहता है तो वो अतिव्यापन द्वारा एक बंध बना लेता है। तो एक बंध यहां से बन जाएगा, एक यहां से 2, एक यहां से 3, एक यहां से 4, और एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो 5 बंध बन जाएंगे।
तो फॉस्फोरस PF5 बना लेगा। लेकिन अगर छठवां बंध बनाना है तो फिर ये लेना पड़ेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर ये फ्लोरीन फ्लोराइड आयन के रूप में यहां जुड़ेगा, तो PF6 भी बन जाएगा। तो फास्फोरस के चारों ओर 6 फ्लोरीन सेट हो जाएंगे क्योंकि फ्लोरीन छोटे छोटे। अगर 7वां फ्लोरीन यहां आया तो साइड वाले परमाणु आपस में लड़ना आकर्षण हो जाएगा। तो केंद्रीय परमाणु के चारों ओर ज्यादा से ज्यादा 6 फ्लोरीन ही रह पाते हैं, 7वां नहीं होता। क्यों नहीं आता? क्योंकि इन परमाणुओं में क्या होना चालू हो जाता है? प्रतिकर्षण। तो ये त्रिविम कारक के कारण ये स्टेबल नहीं है। फास्फोरस के चारों ओर 7 फ्लोरीन आगे तो वो सातों लड़ेंगे, इससे मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा 6 ही फ्लोरीन, और फ्लोरीन भी 6 इसलिए है क्योंकि छोटे छोटे होते हैं। इसलिए अगर आपसे कहिए कि PF6 माइनस स्टेबल होता है कि, तो हमारा आंसर हामी होना चाहिए कि ये होता है। लेकिन अगर ये कहिए कि PCl6 माइनस, तो फास्फोरस वैसे तो 6 क्लोरीन को नहीं बिठाना चाहिए क्योंकि क्लोरीन थोड़ी बड़ी साइज के होते हैं, बड़ी साइज के हैं तो सेट नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये अपवाद स्वरूप स्थायी है, केवल फास्फोरस में ही है जो 6 क्लोरीन स्टेबल हो जाते हैं। अब ब्रोमीन की बात करें तो अब 6 ब्रोमीन तो किसी भी हालत में नहीं हो सकते, किसी भी हालत में सेट नहीं हो सकते। इसलिए PF6 माइनस और PCl6 माइनस का अस्तित्व होता है, PBr6 माइनस का नहीं होता। तो कुल मिलाकर के हमने नाइट्रोजन परिवार के तत्व कौन कौन से थे, उनके अंदर धातु अधातु कौन है, उनकी प्रकृति में क्या उपलब्धता है, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है और उनकी अधिकतम सहसंयोजकता क्या होती है, ये हमने सीख लिया है। जैसे नाइट्रोजन फैमिली है, तुलना करते जाइए आप, वैसे ही ऑक्सीजन फैमिली भी है, उसमें भी हम ये सारी बातें सीखनी है। तो मैं यहां चालू करता हूं। ऑक्सीजन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट है, पहले तो इनका परिचय कीजिए। ऑक्सीजन फैमिली जो है वो ग्रुप 16 में 16वें वर्ग में या 16वें समूह में है। ऑक्सीजन फैमिली 16वें वर्ग या 16वें समूह में स्थित है। कौन कौन से एलिमेंट है? ऑक्सीजन जो कि परमाणु आता है, सल्फर जो कि परमाणु क्रमांक 16 पर आता है, सेलेनियम जो कि परमाणु क्रमांक, जैसे जैसे आप आगे चलोगे ये आता है आपके 34 पर, टेलुरियम जो कि परमाणु क्रमांक 52 पर आएगा, और पोलोनियम जो कि परमाणु क्रमांक 84 पर आएगा। ये इन तत्वों के नाम और इनके परमाणु क्रमांक। इसके बाद में एक और तत्व जो नया खोजा गया है, हाल ही में खोजा गया है, जो कि प्रकृति में नहीं मिलता, प्रयोगशाला में ही बनाया गया है, वो तत्व जो 16वें वर्ग में आएगा वो है Lv। क्या है? Lv, लिवरमोनियम। कौन सा तत्व है ये लिवरमोनियम है। तो यहां से जब आप इन एलिमेंट्स की बात करते हैं जो कि 116 नंबर पर आने वाला है, कितने नंबर पर आने वाला है? 116 नंबर पर आने वाला है। तो यहां देखिए आप कौन से एलिमेंट्स हैं। 16वें वर्ग में आपके पास जो एलिमेंट हैं वो एलिमेंट है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद में सल्फर, सल्फर के बाद में सेलेनियम, टेलुरियम, उसके बाद में आ रहा है पोलोनियम, और पोलोनियम के बाद में आ रहा है लिवरमोरियम। कौन से तत्व है ये? लिवरमोरियम है। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और लिवरमोरियम, जो कि 116 नंबर का है। इसका नाम मैं यहां लिख देता हूं, ये लिवरमोरियम, ये एलिमेंट यहां से है। ठीक है। अब ये जो भी एलिमेंट्स हैं इनमें से ये प्रयोगशाला में ही बनाए गए रेडियो एक्टिव है, ये भी है तो रेडियो एक्टिव, इसको लिख सकते हैं आप, ये है रेडियो एक्टिव, लेकिन ये वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो प्रकृति में भी उपलब्ध है। प्राकृतिक रेडियो एक्टिव तत्व और ये है कृत्रिम रेडियो एक्टिव। अब जैसे जैसे नीचे जाते हैं धात्विक गुण बढ़ते हैं, तो ऑक्सीजन और सल्फर इनमें कोई धात्विक गुण नहीं है, ये अधात्विक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, ये अधातु है। सेलेनियम एंड टेलुरियम, इन दोनों की बात करेंगे तो इसमें धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म हैं, तो ये उपधातु है। क्या है ये उपधातु है। और पोलोनियम, पोलोनियम एक धात्विक प्रकृति का
रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। कैसा है? ये एक धात्विक प्रकृति का एलिमेंट है। लिवरमोरियम जो कि अभी अभी खोजा गया है, हाल ही में खोजा गया, तो ये भी मेटेलिक करैक्टर का ही होगा। जैसे जैसे समूह में नीचे जाएंगे मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होते हैं। तो ये तो एक बेसिक सी बात थी, कौन से तत्व हैं और उन तत्वों के क्या प्रतीक है, क्या नाम है, क्या परमाणु क्रमांक। अब बात करनी थी इनकी उपलब्धता की। किसकी बात करनी है? उपलब्धता की बात करनी। सबसे पहले मैं उपलब्धता में बातें करूंगा ऑक्सीजन से रिलेटेड। ध्यान दीजिए, बारे में मैंने पहले आपको बता दिया, ये भी मुक्त अवस्था में भी है और संयुक्त अवस्था में भी है। अगर आप इसे भू प्रॉपर्टी में देखें, कहाँ? भू प्रॉपर्टी में, तो वहां बहुत ही रोचक बात देखने को मिलती है। पूरी पृथ्वी जो है, जो पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी यौगिक उन सबको मिलाकर के हम देखें, तो इस पृथ्वी सतह पर या पृथ्वी के अंदर सारा मिलाकर के देखेंगे तो सबसे ज्यादा भारात्मक दृष्टिकोण से हम देखें तो सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, जो कि संपूर्ण भू प्रॉपर्टी का लगभग 46% है। द्रव्यमान के अनुसार भू प्रॉपर्टी में ये 46% है, अकॉर्डिंग टू वेट बाई वेट। मतलब अगर पूरी पृथ्वी को हम तोलें, उसका वेट करें और वो 100 किलोग्राम की हो, तो उसमें से 46 किलोग्राम तो ऑक्सीजन है। तो ये द्रव्यमान का भाग बना रही है। इसके अलावा ये तो संयुक्त अवस्था में है, जहां ये सिलिकेट बना करके रहती है, जिसे हम 11th जो एनसीईआरटी है उसके पी ब्लॉक में अच्छे से देखते हैं। उसके अलावा ये मुक्त अवस्था में वायुमंडल में है, और वायुमंडल में जब आप इसे देखेंगे तो ये लगभग 21% है। एक्चुअली ये आयतन अनुसार 20.946 यानी लगभग 21% है। ये आयतन अनुसार परसेंटेज है। यहाँ पर समझ में आ गई कहानी। वॉल्यूम के अकॉर्डिंग परसेंटेज आप देखेंगे तो ऑक्सीजन वायुमंडल का इतना प्रतिशत बनाती है, और भू प्रॉपर्टी में ये संयुक्त अवस्था में लगभग 46% भाग उसका ये बनाने वाली है। तो ये तो ऑक्सीजन की उपलब्धता से रिलेटेड बातें हो गई। अब हम बात करते हैं सल्फर की उपलब्धता। सल्फर मुक्त अवस्था में बिल्कुल भी नहीं है, और ये पृथ्वी सतह में लगभग 0.03 से लगभग 0.1% वेट बाई वेट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेट बाई वेट ये प्रेजेंट है, बहुत कम मात्रा में है। अब वहां पर भी ये किस किस रूप में, वो आप देखिए। वहां पर ये जो सल्फर है ये सल्फर सल्फेट के रूप में है। किसके रूप में? ये सल्फर सल्फेट के रूप में भी है। अब सल्फेट के रूप में बहुत से खनिज बनाता है, जैसे जिप्सम है। जिप्सम जिसका फॉर्मूला आप जानते हो CaSO4.2H2, तो जिप्सम में सल्फर होता है। इसके अलावा ये एप्सम लवण भी बनाते हैं। एप्सम लवण जो होते हैं उसके अंदर भी सल्फर है, जिसका फॉर्मूला MgSO4.7H2 है। ये एप्सम लवण है। इसके अलावा ये सल्फर बेराइटा में भी है। किसमें ये सल्फर? ये सल्फर जिसका फॉर्मूला होता है BaSO4, बेरियम सल्फेट, बेराइटा में भी ये मिलता है। तो ये तो इसके सल्फेट लवण है। इसके अलावा यही सल्फर सल्फेट नहीं सल्फाइड के रूप में भी प्रेजेंट है। SO4-2 ये ऋणाई नहीं होता। कुछ सल्फाइड भी है, जैसे कि गेलेना। गेलेना में आप देखोगे तो ये जिसका फॉर्मूला है PbS, तो वहां सल्फाइड के रूप में। इसके अलावा ये जिंक ब्लेंड, जिसे यसद रज भी बोला जाता है, जिंक ब्लेंड, यसद ब्लेंड भी बोल देते हैं उसको। इस जिंक ब्लेंड जिसका फॉर्मूला ZnS है, वहां सल्फर सल्फाइड के रूप में प्रेजेंट है। इसके अलावा ये सल्फर सिनेबार, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम HgS बोलते हैं, वहां भी सल्फाइड। इसके अलावा अर्जेंटाइट, जिसको सिल्वर ग्लांस भी हम कहते हैं, उसमें भी ये सल्फाइड के रूप में प्रेजेंट है। तो ये कुछ अयस्कों के नाम हैं जो आपको याद रहने चाहिए।
तो सल्फर सल्फेट के रूप में भी हो सकती है, सल्फर सल्फाइड के रूप में भी हो सकती है। इसके अलावा यही जो सल्फर है ये जो ज्वालामुखी है उस ज्वालामुखी में भी प्रेजेंट है, और ज्वालामुखी में आपको मुक्त सल्फर, तात्विक सल्फर नहीं मिलेगी, वहां पर यह सल्फर आपको H2S गैस के रूप में मिलेगी। ज्वालामुखी में ये H2S गैस के रूप में प्रेजेंट है। कई बार सीधा क्वेश्चन आ जाता है कौन सी गैस के रूप में पाई जाती है। और इसके अलावा यही सल्फर आपको कुछ और पदार्थों में, कार्बनिक पदार्थों में भी देखने को मिल सकती है। कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से हैं वो आप देख लीजिए। ये कुछ कार्बनिक पदार्थ बना रहती है, प्याज में जो स्मेल है, लहसुन जो होता है उसके अंदर भी सल्फर है, जो अंडा है उसके अंदर भी सल्फर मिलेगी आपको, जो ऊन है उसमें आपको सल्फर मिल सकती है, दूध के अंदर आपको क्या मिल सकती है, सल्फर मिल सकती है। तो सल्फर के ये भी क्या होते हैं, सोर्स होते हैं। तो सल्फर कार्बनिक पदार्थों के रूप में इनमें मिलेगी, ज्वालामुखी में H2S के रूप में मिलेगी। ये जो पदार्थ मैंने बताए इनमें सल्फर कार्बन के साथ जुड़ करके है, वहीं कार्बन के साथ जुड़ जाती है। ज्वालामुखी में इसके रूप में सल्फाइड जो होते हैं उनके फॉर्मूले होते हैं, और ये सल्फेट के फॉर्मूले। तो ये सल्फर की उपलब्धता से रिलेटेड बातें, अवेलेबिलिटी, अकरेंस, उससे रिलेटेड बातें होगी। सेलेनियम और टेलुरियम ये प्रकृति में सल्फाइड अयस्कों के रूप में ही मिलते हैं। किसके रूप में मिलते हैं, सल्फाइड अयस्कों के रूप में। और पोलोनियम और लिवरमोरियम ये वाले जो तत्व हैं ये तो प्रकृति में, ये रेडियोएक्टिव के रूप में मिल जाता है, ये तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। तो इनकी अवेलेबिलिटी का डिस्कशन भी हमें नहीं करना है। इसके अलावा ग्रुप 16 के ये जो एलिमेंट्स होते हैं, इन ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को चैल्कोजन भी बोला जाता है। कैल्कोजन या चैल्कोजन ऐसे बोल देते हैं। क्यों बोला जाता है चैल्कोजन या कैल्कोजन? ये शब्द जो आया है इसमें चैल्कोजन, ये ग्रीक शब्द से आया है, और उस ग्रीक शब्द का मतलब होता है ब्रास। एक ग्रीक शब्द से इसको लिया गया है, जिस ग्रीक शब्द का मतलब होता है ब्रास। चैल्कोजन जो है वो एक ग्रीक शब्द से लिया गया है, जिसका ओरिजिनल मतलब क्या होता है, ब्रास। अर्थात ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट करता है कि कॉपर के साथ या तो सल्फर संगुणित अवस्था में है, ब्रास जो है उसमें क्या है वो मामला देखिए। ब्रास किसकी ओर संकेत कर रहा है वो देखिए, कॉपर के साथ या तो सल्फर या फिर कॉपर के साथ सल्फर के समवंशी, यानी उसी के ग्रुप वाले, कॉपर के साथ ऑक्सीजन ये हो। तो इसका मतलब क्या है कि मोस्टली ये जो चैल्कोजेंस होते हैं ये ब्रास की तरह होते हैं, मतलब ये धातुओं के साथ जुड़कर रहते हैं, धातुओं के साथ संगुणित होकर के अयस्क का निर्माण करते हैं। तो चैल्कोजन अयस्क निर्माण के कारण, और इसका जो रियल मतलब है चैल्कोजन का वो है, चैल्कोजन एक ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका मतलब ब्रास होता है। और इस ब्रास का जो ब्रास शब्द है ये किसकी ओर संकेत करता है, ये संकेत करता है कि कॉपर सल्फर या उसके समवंशी यानी उसके ग्रुप वाले बाकी तत्वों के साथ संगुणित रहता हो। अर्थात कॉपर जैसी धातुएं उनके साथ ये संगुणित अवस्था में मिलते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा गया, इनको चैल्कोजन कहा गया है। ठीक है, अब बात करेंगे इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ग्रुप 16 के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे तो इनके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2NP4। मतलब इनके बाह्यतम कोश में जो तत्व है उनके, इन तत्वों के बाह्यतम कोश में S में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन P में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, P में इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 4, और D खाली रहता है बाह्यतम कोश का। जिनके D होता है वो बिल्कुल क्या रहता है, वो बिल्कुल खाली रहता है। ND0 इनका कॉन्फ़िगरेशन आता है। अब देखिए यहां पर सबसे पहले मैं ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूं। ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8 पर है केवल, और परमाणु क्रमांक 8 पर है तो यहां हीलियम उत्कृष्ट गैस हम लिख देंगे, और हीलियम के साथ 2s2, इसमें D का अभाव है। ऐसे ही सल्फर की बात कीजिए, सल्फर के लिए नियोन आ जाएगी उत्कृष्ट गैस, और उसके बाद में
3s2 एंड 3p4। दूसरी और तीसरी आवर्त में तो कोई दिक्कत नहीं होती। चौथे आवर्त का तत्व आना चालू होता है जैसे सेलेनियम है, तो वहां जैसे ही आप ऑर्गन गैस के बाद स्टार्ट करते हो तो इससे पहले कुछ डी ब्लॉक के एलिमेंट्स और आ जाते हैं। तो यहाँ n-1d यानी 3d, उसके बाद में 4s में इलेक्ट्रॉन, सॉरी 4s तो पहले हो जाता है, उसके बाद हम ये लिखेंगे फोर्थ सेल के संयोजी कोष का 4s2 4p3 हो जाएगा। तो इनमें क्या होता है, इनसे पहले कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी होते हैं। ऐसे ही टेलुरियम का आपने 15वें वर्ग का सीखा है, तो बाकी के तो बिल्कुल सिंपल है। अगर टेलुरियम का आपको कॉन्फ़िगरेशन लेना है तो क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के बाद में बाह्यतम कोष का तो आना है 5s2 एंड 5p3, लेकिन इससे पहले इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके एक्स्ट्रा, तो वह हमें लिखना होगा। क्रिप्टॉन के विन्यास के अलावा ये और है उसमें। ऐसे ही पोलोनियम के लिए आप करोगे तो यहां जिनोन, और जिनोन के बाद ये हमारा 6वें आवर्त में आता है, तो ये 6s2 और 6p3 हो जाएगा। लेकिन उससे पहले n-1d में 5d 10 होगा, और उससे भी पहले n-2f में तो 4f 14। तो इसमें थोड़े से एब्लो के 6वें आवर्त वालों में f को भी आपको लिखना है, d को भी लिखना है। और लास्ट में जो अभी तक खोजा, जो हाल ही में खोजा गया है, जिसकी ज्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है, लियोरमोरियम। इसके लिए जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आएगा रेडॉन, और रेडॉन के बाद में 5f 14, 6d 10, 7s2 एंड 7p3। तो एग्जाम में किसी भी तत्व से पूछते हैं तो आप बहुत इजी वे में आसानी से ये सब बता सकते हैं। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी अधिकतम सहसंयोजकता, वो भी तो हमें बात करनी है। और अधिकतम सहसंयोजकता उस अणु में, एक अणु में कोई भी तत्व है वो ज्यादा से ज्यादा कितने सहसंयोजी बंध बना रहा है, वो उसकी अधिकतम सहसंयोजकता होती है। तो यहां आप चेक कर लीजिए, अगर S और P काम में लेता है तो केवल 4 बंध बना सकता है, D भी काम में ले कक्षक तो 4 से ज्यादा हो सकते हैं। तो आपको पता है ऑक्सीजन के पास D नहीं है, तो इसकी जो मैक्सिमम कोवेलेंसी है, अधिकतम सहसंयोजकता है, वो केवल कितनी है, वो केवल 4 है। ये अपनी सहसंयोजकता में विस्तार नहीं कर सकता, ये अपनी सहसंयोजकता को नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि इसके संयोजी कोष में D नहीं है। तो इसकी अधिकतम सहसंयोजकता केवल कितनी रहेगी, 4 रहेगी। बाकी की अधिकतम सहसंयोजकता ज्यादा हो सकती है, क्योंकि इनके बाह्यतम कोष में D कक्षक उपलब्ध हैं। तो ये बात आपको ध्यान, बिल्कुल अगर आपने ग्रुप 15 अच्छे से चेक किया तो ग्रुप 16, 17 बाकी की अब आपके लिए बहुत इजी होने वाले हैं। आगे मैं चलता हूं। अब हमारे पास है ग्रुप 17 के एलिमेंट्स, और ग्रुप 17 में जो एलिमेंट्स हैं वो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स आपके सामने हैं। पहला जो एलिमेंट इसमें आ रहा है वो एलिमेंट आ रहा है यहाँ पर फ्लोरीन। दूसरा जो एलिमेंट आ रहा है वो आ रहा है क्लोरीन। क्लोरीन के बाद आ रहा है ब्रोमीन। ब्रोमीन के बाद आ रहा है आयोडीन। आयोडीन के बाद में आ रहा है एस्टेटिन। और एस्टेटिन के बाद में अब भी जो तत्व खोजा गया हाल ही में, वो भी आप देख लीजिए, TS, जो कि हाल ही में खोजा गया नया तत्व है, जिसका नाम है टेनेसाइन, इसको बोलते हैं। इसका नाम आपको अलग से याद करना होगा, बिल्कुल नया तत्व ये है। तो टेनेसाइन TS, ये ग्रुप 17 यानी हेलोजन परिवार के जो एलिमेंट्स है उसका नया मेंबर है। ये जो एलिमेंट्स है वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला फ्लोरीन जिसका परमाणु क्रमांक 7 है, क्लोरीन जिसका परमाणु क्रमांक 17 है, ब्रोमीन जिसका परमाणु क्रमांक 35 है, आयोडीन जिसका परमाणु क्रमांक 53 है, एस्टेटिन जिसका परमाणु क्रमांक 85 है, और TS टेनेसाइन जिसका परमाणु क्रमांक 117 है। तो ये तो हमारे पास क्या हो गए, ये तो हमारे पास इस ग्रुप 15 में, ग्रुप 17 में कौन कौन से एलिमेंट है वो आगे। ग्रुप 17 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सारे एलिमेंट्स को क्या कह दिया जाता है, इन सारे एलिमेंट्स को हेलोजन बोलते हैं। यहां जो हेलोजन में हेलो शब्द है, ये हेलो शब्द आता है साल्ट से, लवण से, और जेनस शब्द जो है
उस जेनस शब्द का मतलब होता है क्रिएटर या प्रोड्यूसर, प्रोड्यूस करना, क्रिएट करना। तो साल्ट प्रोड्यूसर ये जो होते हैं, इनके द्वारा बहुत सारे साल्ट बनाए जाते हैं, तो ये साल्ट प्रोड्यूसर होते हैं, इसलिए इनको क्या बोल देते हैं, हेलोजन बोल देते हैं। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है हेलोजन क्यों बोलते हैं। ये ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हो गए। अब ग्रुप 17 के एलिमेंट्स की सबसे पहले तो अवेलेबिलिटी या अकरेंस की बात करेंगे, प्रकृति में उपलब्धता की बात करेंगे। क्या क्या नाम है, उनके क्या क्या परमाणु क्रमांक हैं, अब इनकी प्रकृति में क्या क्या उपलब्धता है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन ये दोनों तो मुख्य तत्व हैं उपलब्धता में, बाकी की उपलब्धता बहुत ही कम है, गौण है। फ्लोरीन और क्लोरीन जैसे जैसे नीचे जाओगे उपलब्धता कम होती जाएगी, सबसे ज्यादा फ्लोरीन की या फिर क्लोरीन की, ये तो फिर भी हैं, ये उपलब्धता के मामले में ऊपर आएंगे, और इनकी उपलब्धता तो फिर भी कंसिडर, बाकी की प्रकृति में उपलब्धता नगण्य है। अब सबसे पहले हम बात करें फ्लोरीन किस रूप में हमें मिलेगा। तो जब आप फ्लोरीन की बात करेंगे तो फ्लोरीन हमें मुख्यतया या तो मिलेगा CaF2, फ्लोरीन के जो अयस्क हैं उनके नाम आप याद कर लीजिए। फ्लोरीन आपको CaF2 के रूप में मिलेगा, जिसको बोलते हैं फ्लोरस्पार, ये तो CaF2 हो गया। या फिर फ्लोरीन हमें मिलने वाला है Na3AlF6 इसके रूप में। ये जो Na3AlF6 है इसको बोला जाता है क्रायोलाइट। तो इसका दूसरा जो अयस्क होता है वो क्रायोलाइट है। समझ में आ गई कहानी। क्रायोलाइट के रूप में भी ये मिल सकता है। और इसका जो तीसरा अयस्क है वो जो अभी फ्लोरएपेटाइट, जिसका फॉर्मूला भी आपने सीखा था, जिसमें 3 मॉलिक्यूल तो कैल्शियम फॉस्फेट के थे, याद आ रहा है कुछ, और एक जो था वो CaF2 का था। तो फ्लोरएपेटाइट के रूप में या क्रायोलाइट या फ्लोरस्पार ये कुछ मुख्य अयस्क है जहां ये संयुक्त अवस्था में फ्लोरीन अपने को देखने को मिलता है। इनके सीधे फॉर्मूले एग्जाम में आ सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं क्लोराइड की। तो देखो एक्चुअल में क्या है, जो समुद्री जल है, जो भी समुद्री जल है, इस समुद्री जल में, मैं समुद्री जल की बात कर रहा हूं, इस समुद्री जल में लवण भरे पड़े हैं। कौन से लवण भरे पड़े हैं वो चेक कीजिए। इसमें सोडियम के लवण हैं, पोटेशियम के लवण हैं और कुछ मुख्यतया मैग्नीशियम के लवण हैं। धनाइन तो ये होते हैं। रिनाइन में क्लोराइड रिनाइन भी होते हैं, कुछ ब्रोमाइड रिनाइन भी होते हैं और कुछ आयोडाइड रिनाइन भी होते हैं। तो समुद्री जल में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड ये होते हैं मुख्यतः। जिनमें भी सबसे मेन कौन है वो देखो आप, तो सबसे मेन होता है सोडियम क्लोराइड। ये इस पूरे समुद्री जल का भारानुसार लगभग 2.5% होता है। जो NaCl है इस पूरे समुद्री जल का लगभग भारानुसार 2.5% होता है। तो NaCl में क्लोराइड है, तो क्लोराइड का मुख्य स्रोत है समुद्री जल। इसके अलावा ये समुद्री जल ब्रोमाइड, आयोडाइड इनका भी हो सकता है, परंतु मुख्यतः ये किसका है, क्लोराइड का सोर्स है। इसी समुद्री जल में एक और अयस्क कार्नेलाइट भी होता है। क्या होता है, कार्नेलाइट, जिसका फॉर्मूला है, जो द्विक लवण है एक प्रकार से। कार्नेलाइट का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है KCl.MgCl2.6H2। ये कार्नेलाइट का सूत्र है। तो कार्नेलाइट लवण भी इस सॉल्यूशन में समुद्री जल में कई बार मिल जाता है। तो वहां से आप किसको निकाल सकते हो, वहां से आप क्लोराइड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो कार्नेलाइट का सूत्र आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए। और समुद्री जल में मुख्यतः किसके लवण होते हैं, तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। कौन से रिनाइन वहां, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड हो सकते हैं। तो ये क्लोराइड का सोर्स हो गया समुद्री जल मुख्यतः।
उसके बाद में ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये समुद्री जल में ही आपको मिलेंगे और बहुत कम मात्रा में मिलेंगे। आयोडाइड की आप थोड़ी बात करें तो आयोडाइड कुछ समुद्री जीवों में और कुछ समुद्री पादपों के अंदर मिलता है। लगभग 0.5% तक का आयोडीन मिलती है कुछ समुद्री जीवों में, तो कुछ समुद्री पादपों में तो वहां आयोडीन के रूप में मिल जाता है। या फिर मैंने बताया था चिली साल्ट पीटर में आयोडीन का जो मुख्य सोर्स है वो चिली साल्ट पीटर भी है। चिली साल्ट पीटर वाले मामले में क्या होगा कि ये चिली साल्ट पीटर यानी NaNO3, चिली साल्ट पीटर जो था वो NaNO3 था। इसमें ये सोडियम आयोडेट के रूप में प्रेजेंट रहती है आयोडीन। किसके रूप में? सोडियम आयोडेट के रूप में। बाकी ये दोनों रेडियोधर्मी तत्व है तो इनकी प्रकृति में उपलब्धता वैसे ही बहुत कम हो जाती है। ये हो गई आपके पास ग्रुप 17 के तत्वों की उपलब्धता। छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट है, कई बार हमें उलझा देते हैं, हम इनको सीरियस नहीं लेते और ये एक छोटा सा क्वेश्चन ही आ जाता है। तो हमें हर एक लवण का सूत्र याद होना चाहिए। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो इनके बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा NH2NP5। तो S में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? S में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और P में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? P में आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो NH2NP5 जो कॉन्फ़िगरेशन है ये इन तत्वों का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बाह्यतम कोश का। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। फ्लोरीन के लिए ये होगा हीलियम और N की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा? N की जगह मैं 2 पुट कर दूंगा तो 2S2 एंड 2P5। अच्छा ध्यान रखिएगा ये सारे अधातु है, इनमें कोई धात्विक गुण नहीं है, अधातु है। तो फ्लोरीन का 2P5। क्लोरीन का आप बात करोगे तो क्लोरीन के लिए फिर ये होगा नियोन से स्टार्ट, नियोन फिर 3S2 और फिर 3P5। बाकी का कॉन्फ़िगरेशन आप खुद लिख सकते हो। ठीक है, मैं हेल्प भी कर देता हूं, चलो बताते चलो साथ में। बताओ क्या होगा? इसका होगा ऑर्गन से स्टार्ट होगा और आपको पता है ये चौथे आवर्त में चालू हो गया है। तो चौथे आवर्त में बाह्यतम कोश का तो हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 4S2 और 4P3 लिख देते हैं। लेकिन अंदर का क्या आएगा? N-1D के इलेक्ट्रॉन्स भी आएंगे। ऑर्गन के कॉन्फ़िगरेशन के एक्स्ट्रा ये कॉन्फ़िगरेशन भी रहेगा। ऐसे ही आयोडीन के लिए क्या करेंगे हम? आयोडीन के लिए यहाँ क्रिप्टॉन ले लेते हैं और उसके बाद में 5वें आवर्त में है तो 5S2 5P6 तो होगा ही होगा। हम क्या करेंगे? N-1D वाले में तो इलेक्ट्रॉन भरेंगे होगा, तो लगातार 2 में D भी आएगा। उसके बाद 6वें आवर्त में यानी एस्टेटिन से हम स्टार्ट करते हैं जो कि रेडोन के जस्ट बाद का कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो यहां पर F ब्लॉक भी आ जाएगा। तो यहां 6S2 एंड 6P3 तो कर ही लिया। उसके बाद 5D में तो 10 होंगे ही होंगे, 4F में 14 इलेक्ट्रॉन और होंगे तो 4F 14 हो जाएगा ये। ठीक है, और 10 से टेनेसाइन जो था, इस टेनेसाइन में क्या होने वाला है? टेनेसाइन में रेडोन के यहां जीनोन होगी। ओके सॉरी, यहां जीनोन है, यहां है रेडोन। तो टेनेसाइन में क्या होगा? टेनेसाइन में बाह्यतम कोश का तो वही होगा 7S2 एंड 7P3। ओके, उसके अंदर क्या आ जाएगा? एक तो 6D में 10 आ जाएगा और एक 5F में क्या आ जाएगा? 5F में 14 हो जाएगा टेनेसाइन का। ये 17वें वर्ग के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। उसके बाद में प्रश्न उठता था, हमें तीसरी बात और क्या देखनी थी? अधिकतम सहसंयोजकता। अधिकतम सहसंयोजकता फ्लोरीन के बाह्यतम कोश में केवल S और P ही है, तो इसकी अधिकतम सहसंयोजकता में विस्तार नहीं हो सकता। और फ्लोरीन मोस्टली केवल एक बंध बना पाता है इसके साथ, क्योंकि बाकी में तो संयोजी कोश के जो कक्षक हैं वो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, और इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो ये भी मोस्टली लोन पेयर ही रहते हैं, बंध बनाने में काम नहीं आते। केवल ये एक कक्षक बंध बनाने में काम आता है। तो फ्लोरीन की केवल एक ही संयोजकता है। फ्लोरीन एक से ज्यादा बंध क्यों नहीं बनाता?
क्योंकि ये इन इलेक्ट्रॉनों को आगे प्रमोट यानी उत्तेजित नहीं करवा सकता, क्योंकि डी नहीं है। तो फ्लोरीन की जो सह संयोजकता है वो केवल एक ही रहती है मोस्टली, की अधिकतम सह संयोजकता वैसे तो 4 तक हो सकती थी, लेकिन फ्लोरीन की विद्युत ऋणता बहुत उच्च है तो वो इन लोन पेयर को डोनेट नहीं कर पाता, तो वो एक इसी को काम में लेता है। तो फ्लोरीन की अधिकतम सह संयोजकता कितनी आ रही है, आप चेक कीजिए। फ्लोरीन की अधिकतम सह संयोजकता जो है वो आपके पास आ जाएगी 1, इससे ज्यादा नहीं होगी। और क्यों नहीं होगी उसका कारण आपको पता चल गया, इसके इलेक्ट्रॉनों का उत्तेजन डी में नहीं हो पाता क्योंकि डी इसके पास नहीं है। बाकी की सह संयोजकता में जो है वो वृद्धि हो सकती है। कैसे होती है उसे हम ऑक्सीकरण अंक वाले पॉइंट में दोबारा से भी देखने वाले हैं। तो ये पूरा खेल किसके लिए हो गया, ये पूरा खेल हो गया ग्रुप 17 के लिए। अब हम इसके बाद चलते हैं ग्रुप 18 में। ये ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं। कैसे एलिमेंट्स है ये ग्रुप 18, जिनको हम नोबल गैस भी बोलते हैं, नोबल गैस भी बोला जाता है। अब इन एलिमेंट्स के क्या क्या नाम है चेक कीजिए। पहला हीलियम, कौन सा है पहला, हीलियम। दूसरा जो एलिमेंट है वो कौन है, वो है नियोन। तीसरा जो है वो कौन है, आर्गन। चौथा कौन सा है, क्रिप्टॉन। पांचवा जीनोन। छठवां रेडोन। रेडोन के बाद में एक नया तत्व जो और खोज लिया गया है वो है ओजी। क्या है वो, ओजी। इसी में एक नया तत्व और खोज लिया गया है, वो ओजी है, और ये है ऑर्गेन्सन। कौन सा तत्व है, ये ऑर्गेन्सन तत्व है। तो ये नया खोजा गया तत्व है ऑर्गेन्सन। इनके परमाणु क्रमांक की हम बात करें तो परमाणु क्रमांक आप देख लीजिए यहाँ, ये परमाणु क्रमांक 2 पर है, ये परमाणु क्रमांक 10 पर है, ये पर है, ये परमाणु क्रमांक 36 पर है, ये वाला परमाणु क्रमांक 54 पर है, ये वाला परमाणु क्रमांक 86 पर है, और ये जो नया तत्व खोजा गया है 118 पर है, जो कि प्रकृति में उपलब्ध नहीं है, प्रयोगशाला में संश्लेषित तत्व है, जिसका नाम ऑर्गेन्सन भी रखा गया है। वैसे तो इसका आईयूपीएसी नाम भी होगा अनऑक्टियम। क्या हो जाएगा, अनऑक्टियम इसका नाम हो जाएगा। अब सबसे पहले हमें बात करनी है इनकी प्राकृतिक उपलब्धता की। तो उपलब्धता के मामले में देखिए, वायु जो है, वायु, उस वायु का शुष्क वायु की बात करें हम, उस शुष्क वायु में ये टोटल लगभग 1% आयतन के हिसाब से 1% नोबल गैसेज है। ये सारी गैसेज वायु में है 1%। वायु में कौन सी नहीं है, तो जो रेडियो एक्टिव है यानी रेडॉन और ऑर्गेन्सन वायुमंडल में नहीं है, क्योंकि ये तो रेडियो एक्टिव है, तो ये वायुमंडल में अनुपस्थित है, ये हो भी नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, ये इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये रेडियोधर्मी प्रकृति की है। ठीक है। अब ये जो 1% है, ये इसमें कौन कौन है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, यहां तक है। इनमें सबसे ज्यादा कौन सी है, केवल ये 5 ही तो हैं, तो इनमें सबसे ज्यादा इनके बीच वाली ऑर्गन, ऑर्गन सबसे ज्यादा है। 1% में से 0.94 यानी लगभग 0.95% कौन है, ऑर्गन है, सबसे ज्यादा ऑर्गन है। ऑर्गन के बाद नंबर 1 ऑर्गन है, ऑर्गन के बाद में उससे कम है नियोन, दूसरा नंबर आता है नियोन का, नियोन से कम है क्रिप्टॉन, तीसरा नंबर आता है क्रिप्टॉन का, क्रिप्टॉन से ज्यादा है हीलियम, चौथा नंबर आता है हीलियम का, और हीलियम से भी कम, हीलियम से जो कम है वो कौन है, जीनोन, तो 5वां नंबर इसका। सबसे ज्यादा ऑर्गन, ऑर्गन से कम नियोन, उससे कम क्रिप्टॉन, उससे कम हीलियम, उससे कम जीनोन, ऐसे घूमते रहो तो ऐसे आसानी से याद हो जाएगा। तो इनकी उपलब्धता का क्रम 1% में भी देखिए आप, सबसे ज्यादा ऑर्गन है, ऑर्गन से कम नियोन है, नियोन से भी कम की बात करोगे तो वो क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन से भी कम हीलियम है, और हीलियम से भी कम कौन है, जीनोन, और रेडोन और ऑर्गेन्सन ये तो अनुपस्थिति है।
तो वायुमंडल में जो उपलब्धता है उस उपलब्धता को चेक कर लीजिए। नोबल गैसेज के लिए ये सिस्टम रहने वाला है। अब उसके बाद में इसके अलावा और कहाँ ये मिल सकते हैं उसकी चर्चा कीजिए। हीलियम और नियोन ये दोनों मुख्यतः रेडियोधर्मी उत्पत्ति वाले जो खनिज हैं इनकी सूक्ष्म मात्रा मिलती है। कौन से हैं रेडियोधर्मी खनिज? रेडियोधर्मी खनिज में पिच ब्लेंड एक एग्जाम्पल है। पिच ब्लेंड में ये गैसें मिल सकती है। या फिर इसका दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है मोनोजाइट। मोनोजाइट जो अयस्क है उसके अंदर ये मिल सकती है। या फिर इसका तीसरा एग्जाम्पल होता है क्लीवाइट। तो क्लीवाइट में, मोनोजाइट में या पिच ब्लेंड में, इनमें जो कि रेडियोधर्मी खनिज हैं उनमें हीलियम और नियोन ये दोनों प्रेजेंट हो सकती है। वैसे तो मैं आपको बता दूं हीलियम क्या है। हीलियम का मुख्य प्राकृतिक जो स्रोत है वो है प्राकृतिक गैस। इसका जो औद्योगिक स्रोत है वो है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस में ये मेनली मिलती है कौन? हीलियम। हीलियम मुख्य घटक है तो इंडस्ट्रियल लेवल पर तो वहां से ले लेते हैं। बाकी ये वाली गैसें रेडियोधर्मी प्रकृति के खनिज जो कि पिचब्लेंड है, मोनोजाइट है या क्लीवाइट है, उनके अंदर भी ये प्रेजेंट होती है। इसके अलावा और हम चर्चा करें तो इन गैसों में जो रेडोन, बाकी की उपलब्धता केवल कहाँ है? केवल वायुमंडल में। हम रेडोन की बात करें तो रेडोन का संश्लेषण किया जाता है जो रेडियम है। इस रेडियम का जब विघटन होता है तो रेडोन बनती है। जो रेडियम 88 नंबर पर आता है, ये जब टूटता है तो 86 नंबर का रेडोन बनाता है और साथ में हीलियम पार्टिकल्स भी निकलते हैं। तो रेडियम के विघटन से रेडोन और हीलियम अल्फा पार्टिकल्स हमें वहां मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिशन कैसे बनेगा। ऑर्गेनिशन को लेबोरेटरी में कैसे बनाया जाएगा? ऑर्गेनिशन को लेबोरेटरी में बनाया जाता है जब कैलिफोर्नियम जो कि 98 नंबर पर है और जिसका एटॉमिक वेट 249 है, इसके ऊपर टक्कर करवाई जाती है। इसकी टक्कर किससे करवाएंगे? कैल्शियम आयनों से, जिसका परमाणु क्रमांक 20 होता है। और हम इसका एक समस्थानिक लेंगे जो कि अत्यधिक अस्थायी होगा, जिसका परमाणु भार 48 है। वैसे तो नॉर्मल कैल्शियम का तो 40 होता है, लेकिन यहाँ हम इसको रिएक्ट करवा करके ऑर्गेनिशन बनाना चाहते हैं तो कैल्शियम का एक स्पेशल आइसोटोप लेंगे, कैल्शियम 48 वाला। रिएक्शन होगी, ऑर्गेनिशन बनेगा जिसका परमाणु क्रमांक 118 है। तो यहाँ जोड़ लीजिए आप 98 एंड 20 118 हो जाएंगे। और इसका जो परमाणु भार है वो परमाणु भार 249 नहीं 294 है। चेंज कर लीजिए इन दोनों नंबरों को, 494 कर दो, 294 है इसका। तो ये 249 एंड 48 को ऐड करोगे तो 294 नहीं 297 आएंगे। तो ये 3 क्या हुआ? तो ये 3 का लॉस हो गया और 3 न्यूट्रॉन्स यहां बाहर निकल करके आ गए। तो ये ऑर्गेनिशन बनने की प्रक्रिया है जो लेबोरेटरी में बनाया जाता है बाय कॉलिजन बिटवीन कैलिफोर्नियम एंड कैल्शियम आइंस। कैल्शियम आइन और कैलिफोर्नियम के बीच में टक्कर से ये बनने वाला है। तो ये इनकी उपलब्धता के बारे में हो गया, कैसे ये बनाए जाते हैं। अब हमें बात करना है इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आने वाला है NS2Np6। S भी पूरा भरा हुआ, P भी भरा हुआ, अष्टक पूरा है, इसलिए ये क्रिया नहीं करते, ये क्रिय होते हैं। अब यहां पर भी हीलियम का क्या होने वाला है? तो हीलियम का N की जगह 1 कर दो, 1s2, अब 1p6 होता नहीं है। नियोन का क्या हो जाएगा? तो नियोन का करने से पहले N की जगह 2 कर देंगे। तो इससे पहले की उत्कृष्ट गैस कौन है? हीलियम ही तो है, तो हीलियम हो जाएगी और उसके बाद में 2s2 एंड 2p6। अगर आप ऑर्गन की बात करोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? इससे पहले नियोन गैस आती थी एंड देन 3s2 एंड 3p6। क्रिप्टॉन की बात करेंगे तो क्रिप्टॉन से पहले ऑर्गन गैस आएगी और उसके बाद में 4s2 एंड 4p6 तो होगा, लेकिन उससे पहले आपको पता है चौथे आवर्त में आते ही उससे पहले डी में भी इलेक्ट्रॉन आपको बढ़ने हैं तो 3d10 होगा। ऐसे ही आप जिनॉन के लिए कर सकते हैं। जिनॉन के लिए क्या हो जाएगा? क्रिप्टॉन देन 4d10
5s2 एंड 5p6। रेडॉन के लिए क्या हो जाएगा, जीनॉन, अब यह एफ ब्लॉक भी स्टार्ट हो जाएगा, 4f14 5d10 एंड 6s2 एंड 6p6। और ऐसे ही ऑर्गेनिशन के लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए रेडॉन और रेडॉन के बाद में 5f14 6d10 7s2 एंड 7p6, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसके अलावा इनकी अधिकतम सहसंयोजकता की हमें चर्चा नहीं करनी, क्योंकि ये तत्व किसी से क्रिया नहीं करते, और जो क्रिया ही नहीं करते, जहाँ सहसंयोजक बंदी नहीं बनते, वहाँ सहसंयोजकता की चर्चा हमें करनी भी नहीं है। तो इस लेक्चर में हमने जो 12th एनसीईआरटी के पी ब्लॉक एलिमेंट्स थे, उन सब की उपलब्धता, प्राकृतिक उपलब्धता, उनका परिचय कौन से होते हैं, धातु कौन है, धातु कौन है, ये सब, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और मैक्सिमम कोवेलेंसी हमने देखी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं तत्वों का परमाणु आकार यानी परमाणु गुणधर्म देखेंगे, परमाणु आकार, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणता, परमाणुता, श्रृंखलन, गलनांक, क्वथनांक, ये जो गुणधर्म है ये हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।